आज की तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर नशीन जनाब मुश्ताक मलिक साहब इस इजलास में तशरीफ़ फरमा, तमाम सियासी जमातों के मोअज़्ज़िज़ अरकान, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से तशरीफ़ फरमा, उलमाए किराम, हमारे सोसाइटी के सोशल ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता एडवोकेट्स, मीडिया के सीनियर कायदीन, क्योंकि तमाम का नाम नहीं ले सकता हूँ इसलिए मैं सिर्फ जमात हूँ, इसलिए आप तमाम का यहाँ पर इस इजलास में मैं खैर मक़दम करता हूँ, क्योंकि बहुत अहम मौजू है। वफ़ अमेंडमेंट बिल, जो वफ़ तरमीमी बिल 2025 एक घिनौनी साजिश के ज़रिए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सबसे बड़ी ईद उल फितर के दिन हमें तोहफ़े के तौर पर दिया गया है। ये हुकूमत की सोच का इससे अंदाज़ा लगता है, क्योंकि इस वक्फ बिल में पिछले 1 साल से हम लोग मुसलसल इसके साथ जुड़े हैं, लगे हैं, और मैं समझता हूँ कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड एक वाहिद वक्फ बोर्ड है जो पहले इस बिल का जब मसौदा आया था तो सबसे पहले हमने बोर्ड की मीटिंग बुलाकर इसको हमने रिजेक्ट किए। ना सिर्फ रिजेक्ट किए, हम इसको रिजेक्ट करके उसको मरकज़ी हुकूमत को और हम जेपीसी को भेजने का काम किया। ये 1 साल खींचने में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब राहुल गांधी जी, जब ये मसौदा पार्लियामेंट में आया था तो तमाम इंडिया ब्लॉक के सभी पार्टी के कायदीन से बात करके इसकी पुरज़ोर मुखालिफत करने के बाद मरकज़ी हुकूमत ने इसको जेपीसी को इसको भेजा, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप लोग जानते हैं कि नंबर्स काउंट होते हैं। और इस इजलास के साथ, क्योंकि आज हिंदुस्तान में आज भी ज़्यादातर हिंदू भाई हमारे सेकुलर हैं, इस इजलास में उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का 232 जो लोग इसके मुखालिफत में हमारे हिंदू भाई जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट इसके में वोट दिए हैं, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। बहरहाल बार बार हमारे अपील करने के बावजूद, हर तरीके से नुमाइंदगी करने के बावजूद, चंद सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, जैसा आप लोग अभी 4-5 पार्टियों का जिक्र कर रहे थे, टीडीपी है, जनता दल है, इस तरीके से पार्टियां, शायद उनकी सियासी मजबूरियात थी या क्या थी पता नहीं, लेकिन बैरकफ अपनी मुखालिफत में आपके वोट किए हैं। वो हमको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भले ही वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमातें सेकुलर होंगे या कोई और तरीके से होंगे, किसी का राइट विंग, कोई लेफ़्ट विंग, कुछ अलग अलग होगा, लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब आपका मामला आता है तो सब एकजुट होते हैं, वो आपस में लड़ेंगे। हम सबको पता है आरएसएस ना सिर्फ मुसलमानों के, वो दलितों के, आदिवासियों के, सबके ख़िलाफ़ है। लेकिन जब आपके ख़िलाफ़ अगर जब कोई चीज़, हथियार आपके ख़िलाफ़ कोई प्रोग्राम लेके आते हैं तो सबसे पहले उनको कॉन्फ्रेंस में लेके काम करते हैं। आप देखिए, ट्रिपल तलाक आपके लिए एग्जाम्पल है। ट्रिपल तलाक से पहले एक हिंदुस्तान में एक परसेप्शन क्रिएट किया गया था, एक माहौल बनाया गया था कि मुसलमान औरतों के साथ, हमारे माँ बहनों के साथ किस तरीके से
3 तलाक के नाम पे जुल्म किया जाता है, ज़्यादती की जाती है। ऐसे कैसे कैसे कई हमारे माँ बहनें ऐसे आज भी घर में बैठे हैं, सिर्फ ट्रिपल तलाक के नाम पर एक परसेप्शन क्रिएट किया गया था, एक माहौल बनाया गया था। उसके बाद जब लोगों में घर घर तक पहुंचाने, प्लान तरीके से पहुंचाने का जब काम किए, वो काम करने के बाद हमारे माँ बहनों में भी, हमारे सोसाइटी में भी लोगों में लगने लगा कि हाँ ये बात कुछ ना कुछ होगी, इसलिए मरकज़ी हुकूमत ला रही है तो कहीं ना कहीं इंसाफ होगा। और सो कॉल्ड कुछ बुरखा पहना के किसी अलग अलग फ़िरक़े के लोगों को जो अच्छा उर्दू बात करते हैं, हिंदी बात करते हैं, उनको मीडिया में लेके आके नीचे नाम मुसलमान का नाम दे दे के उनको कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये इंसाफ होना चाहिए, इस तरीके से एक परसेप्शन लार्ज स्केल पर क्रिएट करके उसको बिल पास करने का काम किए थे। और उसके नताइज देख रहे हैं कि आज एक भी केस आपको कहीं पर भी ट्रिपल तलाक का नहीं दिखता। वो तो झूठा प्रोपेगेंडा था वो। उसी तरीके से वक्फ बिल जब लेके आ गया था पिछले 1-1.5 साल से एक प्रोपेगेंडा पूरे देश में कि ये मुसलमानों की जायदादों को कब्ज़ा करे हैं, लूटे हैं, इस तरीके से करके इसका कोई मुसलमानों की आमदनी नहीं है, इसके कोई ज़राए नहीं है, इस तरीके से। और सबसे ज़्यादा उससे हट के भी ये लोग सबसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये औकाफ़ी जायदादें वक्फ किए हुए नहीं है, ये सरकारी जायदादों पे लोग कब्ज़ा करके बैठे। इस तरीके से एक लार्ज स्केल में परसेप्शन क्रिएट किया गया था। उसमें पूरे हिंदुस्तान के, क्योंकि आप तो 15% है, 85% ये लोग ये सोचना शुरू कर दिए कि हाँ ये सरकारी ज़मीन पे लोग वक्फ का नाम रख के बैठे हैं। आज बताते हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि एक ही वक्फ बोर्ड एक ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोर्ड है। बाकी के तमाम, चाहे आप क्रिश्चियन ले लीजिए, चाहे एंडोनमेंट ले लीजिए, सब स्टेट्स में बटे हुए हैं। हर स्टेट का अलग अलग एंडोनमेंट लॉ है, लेकिन एक वक्फ बोर्ड एक ही है। उसमें आपको 8 लाख 9 लाख एकड़ जायदादें दिखते हैं तो लोगों को आंखों में पानी आता है, खून आता है कि 9 लाख एकड़ ज़मीन, जबकि एंडोनमेंट में खाली साउथ इंडिया में 10 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन एंडोनमेंट में है, वो किसी को नज़र नहीं आता है। हम सिर्फ एक ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, इसलिए उनके आंखों में खून आता है। तो ये एक लार्ज स्केल पर प्रोपेगेंडा किया गया है, इसको एक प्लान तरीके से कि मुसलमानों को। हाँ, लेकिन हम तमाम यहाँ पे दानिश्वर लोग बैठे हैं, मैं आपके बीच में ये बात रखना चाहता हूँ कि ये प्रोपेगेंडा वो लोग जब स्टार्ट किए हैं थे, उसका मौका हमने दिया है, इसको मानना चाहिए। हमारे लोगों ने इसको मौका दिया है, कहीं ना कहीं हमारे बीच में चोरी हुई है। अब चोरी को वो लोग एक मिसाल बनाकर, एग्जाम्पल देकर सरकारी लूट का मौका वो लोग फराहम किए हैं लॉ के अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए। अब आप कलेक्टर्स को पावर्स देंगे तो सरकारी लूट के बराबर होगा वो, इसलिए उसको प्लान तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लूट के उसमें टर्न किए हैं उसको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम जैसा बहुत सारे लोग बोले हैं कि लड़ेंगे, हमारी कौम जिंदा कौम है, हर करबला के बाद इस्लाम ज़िंदा होता है, इसलिए हम लड़ेंगे, सड़क पर लगेंगे, जमहूरी तरीके से लड़ेंगे। हमको जमहूरी रास्ते भी बाकी हैं, हमको अदलिया के रास्ते भी बाकी हैं, हम लड़ेंगे। कामयाबी नाकामयाबी अल्लाह के हाथ में। अगर कामयाबी के अगर सोचते हो तो आज गाज़ा के शोहदा किसी हिंदुस्तान के, इंडोनेशिया के, सऊदी के भरोसे पर नहीं लड़ते थे, वो अपने ईमान के भरोसे पर लड़ रहे हैं, वो आज भी ज़िंदा है वो। इसलिए हमको कहीं से मदद आने वाली नहीं है, हमको सिर्फ उठना है, खड़े होना है, अपनी ज़मीर के आवाज़ पर उठ के खड़े होने का है। हम अपने जमहूरी तरीके से, क्योंकि हमको जमहूरियत में ये हमको हक़ दिया गया है कि हम अपने आवाज़ को बुलंद करें। हाँ, लेकिन अफसोस की बात है हमारे पास क़यादत का फ़क़दान है और सियासी और सोशल अवेयरनेस का फ़क़दान है। वो क्यों है, वो लंबी बहस है वो। लेकिन हमको ऐवानों में क़यादत इसी से आप सोच लीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरे गिने जाते हैं। आज हमारे पास ग्राम पंचायत से लेके पार्लियामेंट के ऐवानों तक हमारे पास नुमाइंदगी ख़त्म हो चुकी है और हम उसको के आगे बढ़ाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आज छोटी सी मिसाल देता हूँ, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स बिहार से निकलते हैं। जो बिहार से IAS IPS निकलता है, दूसरा कैडर, स्टेट का कैडर उसको अलॉट हो जाता है तो अपने स्टेट को भूल जाता है। आज हमारे बीच में आप RSS में देखिए, जितना प्लानिंग होता है, जितना स्ट्रैटेजी बनता है, ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स उनको, बड़े बड़े वकला उनका सपोर्ट करते हैं। और हमारे कौम में ये देखिए, जो बड़ा आदमी होता है, जो या तो पैसे से बड़ा होता है या ब्यूरोक्रेट होता है या बड़ा आदमी होता है, अपने आप को कौम से दूर कर लेता है कि ये मेरी कौम अछूत है, मैं एक ही इसमें काबिल हूँ। इसमें तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स है,
तमाम जो हमारे दानिश्वर है, तमाम जो पैसे वाले हैं, सब लोग को आना है, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाना है, क्योंकि यहाँ नहीं तो नहीं, ऊपर तो जवाब देना है आपको। जिसको पैसा दिया है अल्लाह ताला उससे भी हिसाब लेगा, जिसको इल्म दिया है उससे भी हिसाब लेगा। इसलिए आप तमाम लोगों को आके यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ऐसे जो एक्ट में लेके आए हैं, क्योंकि अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, इसमें अभी रूल्स फ्रेम होंगे। रूल्स फ्रेम होने के बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो तजावीज़ है वो उसको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से तजावीज़ को उसमें एक्सेप्ट करती है, कौन से उसमें निकालती है, उसको भी अभी रूल्स फ्रेम होने के बाद, जैसा एनआरसी और सीए का जो बिल था 2019 में वो पास हुआ था, लेकिन एग्जीक्यूट जो हुआ तो 23 के बाद हुआ, क्योंकि अब इसमें फ्रेमवर्क होने का है, रूल्स फ्रेम होने के बाद उसके बाद फिर इसका अमल में आएगा। तो आप अभी देखना है कि वक्फ बोर्ड्स को 6 महीने का टाइम दिए हैं कि आपके पास जो डाटा है उसको पूरा ऑनलाइन अपलोड करना है। उसमें अगर कहीं केसेस है तो केसेस बताना है, कहीं पर केसेस नहीं है तो आपको टाइटल बताना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए वो प्लान तरीके से, जिस तरीके से ये लिमिटेशन एक्ट हटाए हैं, देखिए लिमिटेशन एक्ट और हमको दो एक्ट बहुत हमको इफेक्ट करने वाले इसमें। एक आपको समझने की ज़रूरत है, लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोनमेंट में भी है, और अगर आपका पोजीशन है तो लिमिटेशन एक्ट से जरिए आप उसको वापस वक्फ बोर्ड ले सकता, एंडोनमेंट भी ले सकता। वो एक जो लोग कब्जा करके बैठे हुए उनको ज़मीन देने के लिए वो लिमिटेशन एक्ट का प्रोविज़न हटा रहे हैं एक्ट में, वो बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। दूसरा जो है जिससे हमको बाबरी मस्जिद का नुकसान हुआ है वो है वक्फ बाय यूज़र। आप बहुत सारे जो हमारे पास कुतुबशाही मसाजिद है, पुराने मसाजिद हैं, उसमें वक्फ बाय यूज़र में आते हैं, उसका कोई हमारे पास दस्तावेज़ मौजूद नहीं है, जिसको वो लोग क्या करेंगे कि अगर आपकी इबादत हो रही है वहाँ पे, न तो कोई आर्कोलॉजी में है, कोई भी चीज़ है, तो उसको वो लोग एक ही चीज़ करेंगे कि भाई आपकी इबादत हो रही है ना, ठीक है, मैं मस्जिद को छोड़ देंगे, उसके तहत आने वाली जायदाद पूरी वो वापस हड़प लेंगे। मतलब ये सरकारी लूट है, समझो, होने वाली है। जो भी है कलेक्टर से रिपोर्ट देगा हुकूमत को, उस रिपोर्ट के बिना पर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये वक्फ बाय यूज़र है। मैं कई बार पिछले 6 महीने से हमारे बहुत सारे भाइयों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके प्राइवेट मसाजिदें हैं, कोई भी ऐसे पुराने मसाजिद हैं तो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करवाइए। तो ये लोग ये चाह रहे थे कि हम वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करवाने से वक्फ बोर्ड में ज़्यादा चले जाएगी। मैं यहाँ तक समझाया हूँ लोगों को कि आप मुतवल्ली बन सकते, आपकी अगर आप मस्जिद प्राइवेट आपकी बनाई हुई है तो आप 42 में मुतवल्ली बनिए, आप ही की रहेंगी, आपके बाद आपके औलाद की रहेंगी, लेकिन आपकी ज़मीन, आपकी मस्जिद तो प्रोटेक्ट होगी आपकी, बोलने के बाद भी लोग नहीं सुने हैं। इसलिए ये जो वक्फ बाय यूज़र का जो एक्ट हट जाएगा तो हमारे जो उन लोगों के पास आरएसएस के पास लिस्ट बनी हुई है, अब वो लोग के पास आर्टिकल 370 का इशू ख़त्म हो गया, ट्रिपल तलाक का ख़त्म हो गया, हिजाब का ख़त्म हो गया, खाने का, मुस्लिम पर्सनल लॉ का, सब चीज़ ख़त्म हो गया। अब उनके पास और अगले 10 साल पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वक्फ बोर्ड का लेके आया अभी। अब ये लोग अब क्या करेंगे, ये वक्फ बाय यूज़र के नाम पे आपको आइडेंटिफाइड, आपके पास भी आइडेंटिफाई नहीं है, उनके पास आइडेंटिफाइड है, आइडेंटिफाइड मसाजिदों को टारगेट बनाएंगे। अब कलेक्टर नोटिस भेजेगा कि आप इसके दस्तावेज़ दो, आपके पास दस्तावेज़ ही नहीं है, क्योंकि आप आते हो रमज़ान को रमज़ान नमाज को, आप रमज़ान को रमज़ान आते, बहुत से बाद अगर आए तो जुमा को जुमा आते, तो इसलिए आपके पास कोई दस्तावेज़ तो है ही नहीं। इसलिए आपको अभी जो भी दस्तावेज़ हैं उसको आपको देख लेने का है कि वक्फ बाय यूज़र है, लिमिटेशन एक्ट है, बाकी के आपको 2 गैर मुस्लिम्स को मेंबर को लेके आना। अच्छा, मैं वक्फ बोर्ड का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस था जो वक्फ बोर्ड चुन के आता था, उसको ख़त्म करके वक्फ बोर्ड अभी 5 साल के लिए हुकूमत अपॉइंट करेंगी और उनके पास आप नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं ला सकते, आप चेयरमैन और मेंबर के नॉमिनेट होंगे, नॉमिनेटेड होगा, और आप 5 साल तक चेयरमैन और मेंबर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस भी नहीं लेके आ सकते आप, मतलब जो चाहे लूटी कर लो उसमें। नॉन मुस्लिम उसमें मेंबर्स आएंगे, जबकि आप हिंदू एंडोनमेंट में वो प्रोविज़न नहीं है। हम जेपीसी में हम जब गए थे, और तेलंगाना वक्फ बोर्ड वाहिद वक्फ बोर्ड है जो नॉन बीजेपी हुकूमत जो जेपीसी में जाके हमारा प्रेजेंटेशन था, कोई रियासत के लोग नहीं आए। मैं कई रियासत के लोगों से बात किया, मैं चेयरमैनों से बात किया, और बहुत सारी जगह पे तो स्पेशल ऑफिसर्स थे, स्पेशल ऑफिसर्स आगे आने के लिए पीछे हट गए, लेकिन चेयरमैनों से बात किया, किसी की हिम्मत नहीं हुई। और आज भी मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, कि दर्द से बोल रहा हूँ,
बहुत सारे बड़े बड़े लोग आज भी पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वो लोग खुद इसके ऊपर जायदादों पे बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड के। उसी को एग्जाम्पल लेके आज ये मरकज़ी हुकूमत ये हमारे पर ये हमारी रीढ़ की हड्डी, जो माशी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का जो काम कर रही है, उसका रीज़न यही है कि इसलिए आप इस पर जो स्टेक होल्डर्स है, आप किसी ने फरमाया बिल्कुल बजा फरमाया, जो इसके स्टेक होल्डर्स है, चाहे मुतवल्ली हजरात हो, चाहे मस्जिदों के ज़िम्मेदार लोग हो, सबको रोड पे आना चाहिए, इसमें एहतजाज करना चाहिए। मैं ये तजावीज़ देता हूँ कि अपने सदर साहब को इजलास के कि हम इसको 2-3 तरीक़े हमको अपनाने की ज़रूरत है। एक, हमको अगर एलबी स्टेडियम हो कि और हो, एक इजलास आम करने की ज़रूरत है, उसमें इजलास आम जिसमें लोगों को हम वहाँ पर सरें बताना है, हमारी भीड़ बताना है। दूसरी बात, हमको मिलियन मार्च या मिलियन मार्च नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, दूसरी मार्च हमको सड़कों पे आना। हम मिलियन मार्च नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, चलो राजभवन, क्योंकि अब प्रेसिडेंट के पास गई हुई है, राजभवन के पास करेंगे, वो अलाउ करे तो ठीक है, नहीं तो हम अरेस्ट होंगे, उससे ज़्यादा और क्या हो सकता। तो चलो राजभवन, उसको हम सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट के नाम पे क्या करेंगे, हैदराबाद में होने के बाद हर पुराने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चलो कलेक्ट्रेट का प्रोग्राम रखेंगे, ताकि नीचे लेवल तक भी मालूम, क्योंकि हमारे पास लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं, उनके प्रोपेगेंडे में इतने लोग आ गए हैं कि लोग समझ रहे हैं कि वाकई हमारे पास इतने जायदाद हैं, इतने प्रॉपर्टी है कि हमारे को इससे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारे लोगों में एक वहम पैदा की है। ठीक है, ये मैं कई बार अपने इजलास में बोल चुका हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हूँ कि वफ़ के जायदादें ना वक्फ बोर्ड की हैं ना हुकूमतों की, अल्लाह की अमानत है। वक्फ बोर्ड और हुकूमतें इसके निगरानकार है कि लोग इसको पहचानते नहीं है, मतलब सवाब समझ के लूटे हैं वक्फ बोर्ड को, सवाब समझ के लूटे हैं वक्फ बोर्ड को, और आज भी लूट रहे हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि भाई, मैं कई बार बोलता हूं कि किसी मोहल्ले में अगर वक्फ की जायदाद को ना कब्जा हो रहा है तो हम पूरी बिल्डिंग बनने तक खामोश बैठते हैं। बिल्डिंग बनने के बाद वक्फ बोर्ड में आके बोलते हैं कि पूरी बिल्डिंग बन गई, वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। अरे भाई, आपके नाक के नीचे कब्जा हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी है तो आके बोलना, नहीं बोलते हैं आप। तो ये सब चीज़ें कहना कि हम भी जिम्मेदार हैं, उसका वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरा ये है। और तीसरी बात यह है कि एहतजाज में हमारा अदलिया, हम इसको लीगल तरीके से भी जो भी हमारा बैटल है फाइट कर सकते हैं, इसको फाइट करने की ज़रूरत है। आप जब भी कहीं जो भी वक्फ बोर्ड से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो मैं कभी भी आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल करूंगा। प्लान ऑफ एक्शन में वक्फ बोर्ड हम आपके साथ रहेंगे। जो भी, ना सिर्फ आप नहीं, कोई भी तंजीम, कोई भी सियासी पार्टी इस मुद्दे पे मैं इनफरादी तौर पर और वक्फ बोर्ड के जानिब से मैं हर तरीके से मैं ताउन करूंगा। और जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, किसी ने फरमाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक न्यूट्रल बोर्ड है और यहाँ पर उनके सदर अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो और उसमें बिला समझे मसलक के सब लोग उसमें जुड़े हैं। आप लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करके उनके ज़रिए कॉल दीजिए, आप नेशनल लेवल पे कॉल कीजिए, स्टेट लेवल पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम जमातों को, तमाम तंजीमों को और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, लीगल ऑर्गेनाइजेशंस, और इसमें अलग अलग हम सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स करेंगे। एक लीगल एक्सपर्ट से मीटिंग्स करेंगे, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 15,000 इमाम मौज़न का भी हमारे पास एक कसीर तादाद है, हम उनको एहतजाज में शामिल करेंगे ताकि हमारी भी भीड़ जमा हो सके। तो ये सब चीज़ें करके करेंगे। वक्फ बोर्ड किसी भी लेवल में हम आपके साथ हैं, कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ डाटा चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो हो सकता हमसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हमसे हो सकता है, हम डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, इसको बचाने की कोशिश करेंगे, वापस रिकॉल करने की। अलबत्ता इसको कीन ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जिम्मेदार है कि अभी रूल्स क्या फ्रेम होंगे। ये रूल्स फ्रेम होने के बाद उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तजावीज़ हैं कौन से रखेंगे, कौन से निकालेंगे, उसके बाद फिर अपन वापस इसको एक आपस में इंडोर मीटिंग बैठ के आगे के अपन एक प्लान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।